तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस लवर्स। सो इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम पूरा रिवाइज करेंगे हमारे हैंड रिटन नोट्स के साथ। हाँ, इसमें जो हमारा ह्यूमन आई है पार्ट, वो वाला हमारा पार्ट अभी कट गया है। कलरफुल वर्ल्ड हमारा सिर्फ आएगा, लेकिन हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे यहाँ पे कम्प्लीटली। ह्यूमन आई को हम ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेंगे और कलरफुल वर्ल्ड को हम डिटेल में रिवाइज करेंगे। तो इन नोट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड के अपनी रिवीजन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो हमारी पहली चीज़ है वो है ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई में क्या होता है कि हमारी जो आँख है उसके जो डिफरेंट पार्ट एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पे सबसे पहले आगे ये वाला हमारा कॉर्निया बोलते हैं इसको। आगे फिर यहाँ पे हमारे ये होल होता है जिसमें से लाइट एंटर करती है, इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। और यहाँ पे हमारा होता है एक लेंस, कन्वेक्स लेंस होता है ये यहाँ पे बेसिकली। और ये जो लेंस है ये अपने शेप चेंज करते रहता है, यानी कि कभी कभार ये ऐसा भी हो जाता है मोटा, और कभी कभार ये ऐसा भी हो जाता है पतला हो जाएगा। जब इसकी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो बढ़ जाएगी, यानी कि बिल्कुल एकोमोडेट करेगा, एक जगह पे फोकस करने लगेगा बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट पे, फोकल लेंथ कम हो जाएगी इसकी। और ये इसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन इसकी थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से फोकस करेगा। फिर यहाँ पे अब हम रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। रेटिना यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक ऐसी स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये स्क्रीन पे यहाँ पे बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स, जो उनको डिटेक्ट करके ब्रेन तक अपना सिग्नल पहुँचाती है, और इस तरह से हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे जो लेंस है वो अपनी, मैंने आपको बता दिया पहले से, शेप चेंज करता रहता है सिलियरी मसल की वजह से। सिलियरी मसल जब स्ट्रेच हो जाती हैं तो वो पतला हो जाता है, उसकी पावर ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, और वाइस वर्सा। और यहाँ पे हमारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी है काफ़ी सारी। पहली जो हमारी डिफेक्ट है वो है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि जो हमारा जो कोई भी जो मायोपिक बंदा होगा, जिसकी आंखें मायोपिक होगी, उसकी जो लेंस है वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। और उसके पतला होने से क्या होता है कि वो जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो उसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी हो जाती है, बस यहीं पे एकोमोडेट करने लग जाता है वो। लेकिन जो अगर उसे ठीक से देखना है तो उसकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पे विजिबल होनी चाहिए, यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन उसकी इतनी पहले हो रही है। तो इसलिए जो यहाँ पे इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है, इनको डाइवर्ज कर देता है, ताकि ये जो लेंस है इसकी एकोमोडेशन बढ़ सके। जैसे डाइवर्ज करेगा इसकी एकोमोडेशन कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो रेटिना है उसके ऊपर इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी करेक्शन होती है। दूसरा हमारे यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का बिल्कुल उल्टा है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या आता है कि जो पास की जो चीज़ें हैं वो तो दिख जाती है, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं उन्हें दिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सॉरी, जो पास की चीज़ें हैं उन्हें देखने में काफ़ी दिक्कत होती है इन्हें, लेकिन जो दूर की चीज़ें वो दिख पाते हैं ये। और ये यहाँ पे जो है वो दूर की चीज़ें नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वो दूर की चीज़ें देखते हैं तो आगे ही हमारी जो फोकस है वो आगे ही बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप आगे देखें, इसका करेक्शन होता है, उसके उल्टा था, इसका करेक्शन हो जाता है कन्वेक्स लेंस से। यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं हम, और फिर उसकी जो एकोमोडेशन है वो बढ़ जाती है, और वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगती है, और फिर जो इमेज है वो रेटिना पे बनने लगती है। इस तरह से इसका करेक्शन होता है। और एक ऐसा केस भी आता है कि जिस केस में जो हमारे जो बूढ़े जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें क्या होता है कि मायोपिया भी हो जाती है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाती है, तो उनके लिए एक स्पेशल केस होता है। तो उनके लिए फिर कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि जो दूर की चीज़ें हैं उनके लिए कन्वेक्स लेंस काम में आ सके, और जो पास की चीज़ें हैं उन कन्वेक्स लेंस से उन्हें देख सकें। तो यहाँ पे जो प्रेस बायोपिया है वो ओल्ड होने पर होता है, हमारी जो सिलियरी मसल है वो वीकन हो जाती है, और जो हमारा जो लेंस है वो अब हार्ड हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता। तो इस तरीके से उनका करेक्शन होता है बोथ कनकेव और कन्वेक्स लेंस से। इन्हें हम बायफोकल लेंस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन यानी कि प्रिज्म हमारा ग्लास का बना होता है, और ग्लास एयर से बिल्कुल अपोजिट होता है। ग्लास एयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, इसीलिए वहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड कर जाती है। इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमें काम आएगा
कि यहाँ पे जैसे ही लाइट इसके अंदर एंटर होगी, लाइट के आपको पता होगा 7 पार्ट्स होते हैं, विबग्योर जिसे हम बोलते हैं, विबग्योर। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं ये लाइट के सारे कलर्स, इन सभी की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होती है। यानी कि जो ये अलग अलग बेंड होते हैं, इनमें से कोई कलर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मतलब कि बेंड नहीं होते। फॉर एग्जांपल रेड काफ़ी ज़्यादा कम बेंड होता है, और जबकि वायलेट जो बहुत ज़्यादा बेंड हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए वायलेट जो कलर वो ऐसे गया और फिर सीधा ऐसे आया और फिर ऐसे करके ऐसे गया, बहुत ज़्यादा बेंड होता है फिर जो हमारा वायलेट कलर है। लेकिन जैसे ही हम रेड को देखते हैं तो रेड भी क्या होता है, वो बिल्कुल थोड़ा बहुत बेंड होता है, नहीं तो वो सीधा जाता है कुछ इस तरीके से। तो सबकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होने की वजह से वो उनकी अलग एक पाथ बन जाती हैं। अगर सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही हो तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से ऐसे जाएगी हमारी लाइट, हमारी जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से आएगी और ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, यानी कि ये सभी अलग अलग तरीके से मुड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो कलर्स है वो ऐसे मुड़ गए, कुछ ऐसे मुड़ गए, कुछ ऐसे मुड़ गए, कुछ ऐसे मुड़ गए। तो यहाँ पे पूरा एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हो गया जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। इस जो कॉन्सेप्ट है इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पहले हमने देखा एक प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म से क्या हुआ कि जो लाइट है वहाँ से ऐसे स्प्लिट हो गई कलर्स में। लेकिन जैसे ही हमने उसके आगे एक और प्रिज्म उल्टा रख दिया, तो वो प्रिज्म उल्टा रखने पे क्या होगा, वो सारी जो लाइट्स हैं वो उल्टी कन्वर्ट हो जाएंगी वाइट लाइट में। कलरफुल लाइट जो बनी थी हमारी 7 कलर्स की, वो उल्टी कन्वर्ट हो जाएंगी वाइट लाइट में। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने रे ऑफ लाइट डाली, यहाँ से कुछ इस तरीके से वो बाहर आई 7 कलर्स में। क्यों? क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग था। और यहाँ पे अगेन जब हम इनकी डालेंगे इसके अंदर लाइट, तो हम यहाँ पे देखेंगे इन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी अलग है। यानी कि अब अलग अलग तरीके से बेंड करेगी, कुछ ऐसे बेंड करेगी, कुछ ऐसे बेंड करेगी। यानी कि ये सारी एक तरफ पॉइंट होगा इनका, एक तरफ जाएंगी सारी लाइट। और ये जब सारे सातों कलर्स एक तरफ जाएंगे तो हमें एक वाइट कलर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। इसके बारे में हम हायर क्लासेस में भी पढ़ते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन जैसा आप सभी को पता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो बेंड कर जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जबकि डिस्पर्जन होता है कि जो एक रे ऑफ लाइट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में उसका कन्वर्ट हो जाना। जैसे हम उन कलर्स को हम बोलते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से उनका जो फॉर्मेशन है डिस्पर्जन का होता है। रिफ्रैक्शन के अंडर हम देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनसेट, डिलेड सनसेट, सॉरी एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट। डिस्पर्जन में हम देखेंगे स्काई ब्लू क्यों होता है, और जो हमारा कलर है सनराइज में कैसा होता है और सनसेट पे कैसा होता है। जो हमारा कलर है, जो हमारे सन का कलर है वो दोपहर को कैसा होता है और सनसेट पे कैसा होता है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे टिंडल इफेक्ट। ये हमने क्लास 9th में कवर किया था, इसको हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या होता है कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट है, कोई रे ऑफ लाइट जब कभी भी किसी मीडियम में जाती हैं तो उस मीडियम के पार्टिकल से वो टकरा कर इधर उधर बिखर जाती हैं, और इस तरीके से जो रे ऑफ लाइट है उसका पाथ विजिबल रहता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं जिनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे हम प्योर वाटर लें, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। यानी कि जब कभी भी हम सैंड वाटर में लेज़र लाइट को पास करेंगे ग्लास में से, फिर क्या होगा, जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल होगी। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो पाथ ऑफ लाइट को एक जगह दूसरी जगह रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसका जो पाथ है वो विजिबल रहेगा। लेकिन जो बिल्कुल प्योर वाटर होगा, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर, उसमें पाथ विजिबल नहीं होगा। ये था हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आप इसे रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे रिफ्लेक्शन हो रही है। तो अब थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन से रिलेट कर लीजिए टिंडल इफेक्ट को। टिंडल इफेक्ट मेक्स द पाथ ऑफ लाइट विजिबल एंड समटाइम्स पार्टिकल टू। कभी कभार जो पार्टिकल्स वो बहुत बड़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो पार्टिकल्स भी विजिबल हो जाते हैं। जो बड़े सैंड पार्टिकल्स होते हैं हवा में, जब कभी भी रात को हम कोई टॉर्च जलाने की कोशिश करें, देखेंगे कि जो बड़े पार्टिकल्स सैंड के जो हवा में उड़ रहे होंगे वो विजिबल होंगे हमें। तो इसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये हमारी डेली लाइफ में भी
काफ़ी यूज़ होता है। जब कभी भी हम अंधेरे कमरे में छोटे से होल से लाइट एंटर होने देंगे तो जो सैंड पार्टिकल्स है, जो डस्ट पार्टिकल्स, वो विजिबल होंगे और जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल होगी। इस तरीके से हम टिंटल इफेक्ट को जान सकते हैं। और यहाँ पे हमने वही एक्सपेरिमेंट कर डाला। प्योर वाटर में जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं थी, लेकिन जो सैंड वाटर है उसमें क्या हुआ, सैंड पार्टिकल्स ने पाथ ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया और पाथ ऑफ लाइट हो गई विजिबल। तो इस तरीके से हमारा टिंटल इफेक्ट भी हो गया कवर। आ जाते हैं हम अब रिफ्रैक्शन पे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, पहली चीज़ में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए मैंने आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो इसमें नहीं लिखा है। थ्योरेटिकल पार्ट आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, तो मेरे नोट्स का क्या मतलब, तो इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया यहाँ पे फिगर से। तो आप इन्हीं से अपना रिविज़न करिए। आप इनसे रिविज़न करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ईजी भी लगेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो कैसे होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्टार है और ये हमारा अर्थ है पूरा, और इसके आसपास जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये है वो, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है और अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पे रोटेट भी करती है, आपको पता हो तो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अपने एक्सेस पे रोटेट करती है। तो जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी उसके आसपास जो सारी एयर होगी वो भी रोटेट करेगी, और जैसी वो एयर रोटेट करेगी उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। तो वो जैसी बाहर की एयर रोटेट होने लग जाएगी तो जो हमारी जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो होने लग जाएगी। कैसे, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पर हमने यहाँ पे देखा कि जो अलग अलग गैसेस है वो मूव होती हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ मूव होती है और अर्थ के साथ जो उसका एटमॉस्फेयर वो भी मूव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सन जो स्टार है उसने अपनी लाइट यहाँ पे एमिट करी। यहाँ पे हमारा जो कोई बंदा खड़ा है, इसे आप ये हमारा रॉन्ग हो गया था। यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल बंदा खड़ा है, तो फिर क्या होगा, उसने यहाँ पे एमिट करी कोई भी लाइट, फिर क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से उसकी तरफ चली जाएगी रिफ्रैक्ट होके, और वो कुछ इस तरीके से जाएगी। और अगली बार क्या होगा, अगली बार उसके रास्ते में कोई और गैस आ जाएगी, फिर वो थोड़ी और रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और अगली बार अगर वही गैस आ गई, फिर क्या होगा, अगर फिर से वही गैस आ गई तो वो फिर से उसके सामने आ जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं ये एक स्टार है और ये हमारी अर्थ है, इसके अराउंड ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ से इस तरीके से वो रिफ्रैक्ट होके हमारे पास आई। अगली बार क्या होगा, यहाँ पे कोई और गैस मिलेगी अगली बार। फॉर एग्जांपल ये अगली बार यहाँ पे पर्पल कलर की गैस होगी, फिर पर्पल कलर की गैस से क्या होगा, यहाँ पे वो लाइट आएगी और यहाँ पे क्या पता उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा हो तो वो थोड़ी बेंड करेगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। और क्या पता अगली बार जो यहाँ पे जो गैस आएगी घूम फिर के, वो क्या पता उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो, वो बिल्कुल ही बेंड कर दे। और क्या पता अगली फिर से हमारी पिंक वाली गैस आ जाए और वो अपनी जो लाइट है वो अपने तक फेंक दे, एमिट कर दे। तो इस तरीके से कभी हमें जो स्टार है, कभी उसकी जो रेज़ है वो हमारी तरफ आ रही है, कभी रिफ्रैक्ट होकर कहीं और जा रही है, कभी हमारी तरफ आ रही है और कभी रिफ्रैक्ट होकर कहीं और जा रही है। तो इस तरीके से कभी हमें जो स्टार है वो लाइट इफेक्ट दिखते हैं, कभी डिम हो जाते हैं, कभी ब्राइट हो जाते हैं, कभी डिम हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं ट्विंकलिंग। यानी कि जब वो ट्विंकलिंग का मतलब होता है यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग ऑफ लाइट, जो फ्लक्चुएट करते हैं कभी डिम कभी ब्राइट, तो उसे हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यहाँ पे हम देखेंगे एडवांस सनसेट एंड डिलेड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सनसेट आपको पता होगा, जब दिन छिपता है उसे हम बोलते हैं सनसेट, और जब सूरज निकलता है उसे हम बोलते हैं सनराइज़। यहाँ पे क्या होता है, जो सनसेट है वो हमें पहले से ही दिख जाता है, एडवांस में हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी हॉरिजन है, जब इसके हॉरिजन के बिल्कुल यहाँ पे अगर सूरज आएगा तो उसे हम बोलेंगे कि अब सनसेट हो गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा सूरज आया, सूरज ने अपनी लाइट फेंकी, फिर ये रिफ्रैक्ट हो गई, हवा में बहुत सारी गैसें है, हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाहर स्पेस से काफ़ी अलग है। फिर क्या होगा, जो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वो लाइट बेंड कर जाएगी और अपने तक आएगी, और हम ये सोचेंगे कि जहाँ से लाइट आई है वहीं पे सूरज होगा। तो यानी कि उस तरफ हम सूरज को कहीं सोच लेते हैं, फिर हम मानते हैं कि अरे सूरज को तो बहुत देर हो गई उगे हुए। यानी कि जितना हम 2-3 मिनट का फ़र्क होता है इसमें, जो सनराइज़ में जो हम सनराइज़ देखते हैं वो असल में होता नहीं है, वो होने वाला होता है।
और जो हम सनसेट देखते हैं, अच्छा अब दिन छिप रहा है, तो वो बहुत पहले हो चुका होता है। कैसे? सनसेट का भी यही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सूरज है, वो सन सेट हो चुका है, वो होराइजन से वो बिल्कुल नीचे चला जा चुका है, नहीं होराइजन से नीचे, इसका मतलब कि वो सन सेट हो चुका है। लेकिन क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से हमारी लाइट आएगी, फिर यहाँ से हम सोचेंगे कि सूरज उस तरफ है, हमें दिखेगा वो। एक हम आँखों का धोखा होगा ना, जो ये रिफ्रैक्शन वाला है कॉन्सेप्ट है, इसमें हम सूरज को अभी भी यहाँ पे ऊपर समझेंगे, लेकिन सूरज तो अपने नीचे जा चुका है, यानी कि हम सनसेट में देरी कर देते हैं, वो ऑलरेडी हो चुका होता है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमारे काम आता है। आगे हम देखते हैं डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन में क्या होगा? डिस्पर्जन आपको पता है कि जो 7 कलर्स ऑफ लाइट है, उसमें जब वो टूट जाए तो उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। उसके विबग्योर 7 कलर्स होते हैं, हमें पता ही है। यहाँ पे हम रेनबो का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं पहले तो। रेनबो में क्या आता है, जो बारिश होती है, बारिश के बाद हमारी हवा में बहुत सारी ड्रॉपलेट हो जाती है रेन ड्रॉप की इकट्ठी। फिर जो सनलाइट आती है एग्जैक्ट आफ्टर, जो सनलाइट है एग्जैक्ट आफ्टर रेन आती है जब, तो क्या होता है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल इधर आ रही है वो, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा पहले, सबसे पहले तो पहला होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन, दूसरा यहाँ पे होगा इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे वो बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो अंदर ही अपने रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे तीसरे में क्या होगा, जैसे वह बाहर आएगा, उसके वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा और वो हमारा रेनबो फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर यहाँ पे रेनबो का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना था वाई सन ब्लू का वाई स्काई ब्लू। तो स्काई ब्लू क्यों होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से पे हमारा एक सन है, सन ने लाइट एमिट करी दिन के समय, फिर क्या होगा, जो हमारा जो विबग्योर VIB जो कलर है हमारा, यानी कि ब्लू मान लेते हैं हम VIB को, ये जो हमारा ब्लू कलर है, ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि ये जैसे ही हमारी एयर में आएगा वो बहुत जल्दी रिफ्रैक्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, यानी कि कभी इस तरफ चला जाएगा, कभी इस तरफ चला जाएगा, पूरे जो हमारा आसमान है उसके अंदर स्कैटर हो जाएगा हमारा ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत हाई है कंपैरेटिवली ऑल अदर कलर्स, फॉर एग्जांपल रेड। तो यहाँ पे इसलिए जो हमारा जो स्काई है वो नीला दिखता है, क्योंकि वो जो ब्लू कलर है वो हर जगह पे स्कैटर हो जाता है और हमें वो स्काई है वो ब्लू दिखता है। फिर यहाँ पे जो हमारा जो सन है वो कौन से कलर का होगा, आप दिमाग लगाने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमारा YOR है, क्या GYOR, तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट कलर होता है वो यहाँ पे येलो होता है, यानी कि यहाँ पे येलो बचता है बहुत ज़्यादा कलर, तो इसलिए जो हमारा जो सन है वो भी येलो हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सन जो है वो सनसेट के वक्त ऑरेंज क्यों दिखता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जब सन हमारे बिल्कुल ऊपर होता है, एग्जैक्टली हमारे ऊपर, तो क्या होता है, इसे जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है वो बहुत कम होता है, ये बहुत कम डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस में सारे कलर्स वैनिश अवे नहीं हो पाते, यानी कि सारे कलर्स रिफ्रैक्ट नहीं हो पाते, ये बहुत कम डिस्टेंस है, और वो जो सारी लाइट है आधी लाइट उसमें हमारे पास पहुंच जाती है। लेकिन अगर बात करें हम सनसेट की, तो सनसेट में काफ़ी ज़्यादा एयर प्रेजेंट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी सारी एयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि अगर हम एक टर्म ऐसे देखें और एक टर्म ऐसे देखें, ये वाला डिस्टेंस कम होगा और ये वाला डिस्टेंस हाई होगा, तो यहाँ से क्या होगा, इस तरफ से जो सन अपनी जो रेज एमिट करेगा उसमें से बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी रेड को छोड़ के सारी यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रेड बचेगा, रेड हमारी आंखों तक आएगा और हमें ऐसे लगेगा कि सन अभी रेड है। तो इस तरीके से जो सनराइज़ और सनसेट है उस तरफ हमें उस वक्त हमें जो सन है वो रेड दिखता है। और यहाँ पे हमें एक और कॉन्सेप्ट आया कि जो उस जो सनसेट होने वाला होता है तब हमें जो स्काई है वो ऑरेंज भी दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कलर्स हैं, इन कलर्स में जो ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज येलो, ये कलर्स वहाँ पे स्कैटर हो जाते हैं और ये कलर्स यहाँ पे प्रोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब ऑरेंज कलर ऊपर जब स्कैटर हो जाएगा, जब क्या हमें दिखेगा स्काई, जब हमें स्काई थोड़ा थोड़ा ऑरेंज दिखेगा। आप सनराइज सनसेट पे आप एक बार नोटिस करिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऑरेंजिस दिखेगा कलर का, और जो हमारे दोपहर या फिर दिन का समय है उसमें हमारा जो स्काई है वो ब्लू दिखेगा। क्यों? क्योंकि ब्लू की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा बेंड करेगा और वो पूरे जो हमारे आसमान है उसके अंदर स्कैटर हो जाएगा, और ऐसे हमें जो सन स्काई है वो ब्लू दिखेगा।
तो इस तरीके से हमारा जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। काफ़ी छोटा और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वाला जो हमारी वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और शॉर्ट बनी, तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट में लिख के बताइए कि अब अगला हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। That's alright.